अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो अहम मौजू है वो तो महंगाई को लेकर है और किस तरह से अब आगे हालात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैसे हो जाएं कि एक पेज पर आ जाएं, या एक पेज से मुराद ये है कि एक टेबल पर आ जाएं और बैठ कर बात करें मुल्क की खातिर, और आगे मामलात को उसी तरह से लेकर जाया जाए और ये जो आपस के झगड़े इनको ख़त्म किया जाए मुल्क के वसीतर मफाद में। ये हम आज के प्रोग्राम में बात करना चाह रहे हैं, और साथ में नैब कवानीन में तरमीम को भी लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस मामले की तरफ, इस डेवलपमेंट की तरफ, कि जिसकी बात करने से पहले मुख्तसरन मैं इतना अर्ज कर दूं कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी का और हुकूमत का ये हक है कि वो अपनी कारकर्दगी को लोगों तक पहुंचाए, उसको फ़रोग दे, और उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए करे, मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए करे। मसलन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अखबारात में ख़बरें शाया होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो ख़बरों में फिर छपती हैं या टेलीविज़न पर नशर होती हैं, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए आप मीडिया टॉक करके या अपनी पार्टी की जो भी परफॉर्मेंसेज हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें एक नई डेवलपमेंट आई है, और उसमें नई डेवलपमेंट ये आई है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मीडियम्स में से एक मीडियम है और बड़ा मशहूर मीडियम है, और एक आम आदमी की वहाँ तक पहुँच भी है, रसाई भी है, और उसको बड़ी तवज्जो से वो देखता है, सुनकर देखकर महजूज भी होता है, उसका अच्छा वक्त गुजर जाता है, कई मरतबा मसरूफ़ वक्त में भी वहाँ वक्त सर्व कर देता है और अपना वक्त वहाँ पर ज़ाया भी कर देता है, और जो काम होना चाहिए वो भी उन वीडियोज़ को देखने में गुजार देता है। उसके लिए उसकी वो तफरी है, उसके लिए कई लोगों के लिए तो वो एक एडिक्शन है। इस हद तक लोग उससे एडिक्टेड होते हैं कि जब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया गया था पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से गुज़श्ता साल 2021 में पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर, तो लोगों ने वीपीएन को डाउनलोड करके उसके जरिए देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि एडिक्शन है, उसके बगैर रहा नहीं जाता था। यह है जी टिकटॉक की मैं बात कर रहा हूं। और वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के दौराए एससीओ शंघाई ताउन तंजीम को लेकर, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की, उसको प्रमोट करने के लिए आई बिलीव ये फेडरल गवर्नमेंट में मरीम औरंगजेब साहिबा या फाद हुसैन साहब की जिम्मेदारी है, वो ये सब कर रहे हैं। वहाँ से एक तस्वीर शाया हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और उनके इर्द गिर्द तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं, और वो सब उनकी तरफ देख रहे हैं। वो बाद में जब वीडियो सामने आई तो पता चला कि ये स्क्रीनशॉट वहाँ से ले लिया गया था कि जब वो आगे की तरफ बड़े कदम रखा और यूं तासुर गया कि जी सब उनकी तरफ देख रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें एक और डेवलपमेंट आ गई कि टिकटॉकर्स को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रकम दी गई, और रकम देकर कहा गया कि गवर्नमेंट की प्रमोशन पर आप वीडियोस बनाएं, जिसमें कुछ वीडियोस सामने आई हैं। अभी हमारी टीम के पास तो वो खैर वीडियोस नहीं होंगी, मेरे पास मौजूद है, मैंने देखी हैं, बार बार देखी हैं, कई बार देखी हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। उसमें से एक वीडियो में कहा जाता है कि शंघाई तावान तंजीम, मैं भी सोच रहा था कि आज शंघाई ताउन तंजीम की जगह शंघाई तावान तंजीम कहूँगा, लेकिन बहरहाल मैंने उसको जो सही उसका करेक्ट है जुमला है, जो लफ्ज़ है, वो मैंने कहा, लेकिन अभी वीडियो का हवाला देते हुए मुझे कहना पड़ गया। तो ये आखिर किस तरफ जा रहे हैं मामला? सैलाब से मुतासरा लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ हम खर्चा यहाँ पर इन कामों पर कर रहे हैं, और जो बिजली के बिलों से हर महीने सारिफ पैसे कटवाता है पीटीवी के लिए कि पीटीवी को पैसे जाएंगे, पीटीवी चलेगा, तो वहाँ पर पीटीवी पे एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है जिसको पूरे मुल्क में हर कोई कंडेम कर रहा है, मां सिवाय हुकूमती हलकों के। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है जी आसिफ बाजवा साहब ने। आसिफ बाजवा साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे मेहमान कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे वो ज्वाइन करेंगे हम उन्हें डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, वो आपने वीडियोस देखी हैं टिकटॉक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये मैं नहीं इस बात को करता, क्योंकि ये बात आपने की है बतौर एंकर पर्सन। अगर कोई टीवी टिक वो करते ना पीटीआई वाले बात, तो मैं उसका जरा दूसरे तरीके से जवाब देता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी छोटी सी सर बातें हैं। आप दूसरा जवाब भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है नदीम कुरैशी साहब भी इस तरफ आएंगे। अगर तावन को तावान कहा है
तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना इतना बहुत बड़ा कोई गुनाह वाली बात है नहीं या नहीं, इतना बड़ा गुनाह कोई नहीं है इसमें तो मुल्क का सर। सर नुकसान हो कथा गया कलामी है के लिए माजर गुनाह या नहीं है। असल जो बात है ना सर, वो तो तावान तो मैंने वैसे ऑन लाइटर नोट कह दिया कि जी एक खातून थी, उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम को शंघाई तावान तंजीम कह दिया, वो तो ऑन लाइटर नोट मैंने कहा है। असल तो मुद्दा ये है कि देखें, सरकार का ये पैसा है, आप टिकटॉकर्स पे खर्च कर रहे हैं कि आप ये वीडियोस बनाएं और प्रमोट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब जो गए हुए हैं वहां पर, गए हुए थे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर कहीं किसी गैदरिंग में 10-20 आदमी हो, आप बैठे हो, आप वेल नोन पर्सन है, वेल नोन पर्सनैलिटी है, लोग आपको जानते हैं कि आप मुल्क के एक बहुत बड़े चैनल के एंकर पर्सन है। जब आप बात करेंगे तो यकीनन जो लोग वहां पे मौजूद होंगे वो आपकी तरफ देखेंगे। तो ये तो मैं नहीं समझता सर कि कोई इतना बड़ा कोई टिकटॉक बना के किसी ने कोई पैसे खर्च कर दिए हैं या कोई सरमायाकारी जो है वो जाया हो गई है। ये बड़ा छोटा सा काम है गवर्नमेंट लेवल पे। आजकल तो देखें, तमाम गवर्नमेंट पूरी दुनिया के जो सरकारी ऑफिसर हैं या जो 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 पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई ऐसी बात की है तो ये मेरे नजदीक तो मैं सर मामूली है। इसकी कोई इसको कोई बड़ा नुकसान नहीं समझता ठीक कि है, इस वजह से पॉइंट मुल्क टेकन का सर। बड़ा आपने कह नुकसान हो दिया गया कि कि इतना कोई आपने बड़ा मसला नहीं है, इसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, मामूली सी रूटीन की चीज है। नदीम कुरैशी साहब, आप एग्री करते हैं? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनसर, मैं अर्ज करूँ आपको, सबसे पहली बात तो आपने अपने इंट्रो में महंगाई के हवाले से एक जिक्र किया, और जो मुझे प्रोग्राम का टॉपिक भी आपको मौसूल हुआ था उसमें भी महंगाई। और मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, इससे बुरा वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आएगा जिस दौर से हम आजकल गुजर रहे हैं। आज पीडीएम की गवर्नमेंट है और सिंध में इन्होंने गंदुम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करके पूरे मुल्क में गंदुम की शॉर्टेज के हवाले से जो साजिश की है, इसका अगले महीने लोगों को पता चलेगा। हमारे पास सैलाबी सूरत हाल थी, गंदुम की पैदावार जो हमारी लोकल नीड थी उससे कम थी। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने बगैर किसी प्लानिंग के, ये वो लोग उपरान है जो पिछले 4 साल, मैंने आपके भी कोई 20 प्रोग्राम किए होंगे जहां महंगाई बर्निंग टॉपिक हुआ करता था। आज इस मुल्क का वजीर आज़म बजाय आम आदमी की रोटी का बंदोबस्त करने के, बजाय इसके ये सोचे कि आम आदमी की जिंदगी किस कदर अचीरत हो गई है, किस तरह से लोग 240 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, किस तरह से बिजली के बिल उन पर पंप कर बनकर गिरते हैं हर महीने, और आप इसके बावजूद किसी चीज की रोकथाम के आप अपने टिकटॉक्स बनवाकर आप अपने इस शंघाई विजिट को इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं जिस तरह से आपने पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दिए। सर वो कह रहे हैं इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये टिकटॉकर्स ने अगर वीडियो बना दी है तो उसमें क्या हर्ज है, कौन सा बड़ा इतना मसला बन गया है? हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं इस कौम को कि ये इनकी हकीकत है। वो जो शख्स अपने आप को बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटर शो करके और मईशत का बड़ा चैंपियन शो करके और बड़ा खातिमे वाला शो करके पाकिस्तान के इक़्तिदार पे काबिज हुआ था, 4 माह पहले जो तकारीर में कहा करता था कि ये महंगाई गरीब की मौत का बाइस बनेगी, इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वो मरियम नवाज जो कहा करती थी 118 रुपए का पेट्रोल हो गया, लोग गरीब आदमी पेट्रोल डलवाएंगे, बच्चों को रोटी खिलाएंगे, और पाकिस्तान के वो इंटेलेक्चुअल, वो दानिश्वर, वो तमाम बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो चैनल्स पे बैठकर 3 घंटे सुबह शाम 7 से रात के 10 बजे तक और फिर रात 6 तक रिपीट प्रोग्राम्स पे कौम को खौफ लाया करते थे, कौम के अमल करते थे। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, कोई शख्स पूछने में तैयार नहीं है इनसे। भाई पाकिस्तान दुनिया में पेट्रोल के रेट का रेट बढ़ा रहे। आप तो कहा करते थे 4 माह पहले कि इमरान खान ने IMF के पास मुल्क गिरवी रख दिया, आपने मुल्क क्यों नहीं छुड़वाया? आप तो कहा करते थे पाकिस्तान का स्टेट बैंक यहूदियों के हवाले कर दिया। भाई अब तो बड़े मुसलमानों की हुकूमत है ना, यहूदियों से छीन लिया स्टेट बैंक पाकिस्तान का। आप तो कहते बिजली के बिल, हम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं दुकान में बैठा हूँ और मैं एक कॉटन जिनर की ऑफिस में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। बिलीव करें पाकिस्तान की पिछले 40 साल में इससे बदतरीन दौर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई नहीं आया। एक पॉजिटिव खबर नहीं है,
मां सिवाय इनकी शोबाजियों के, इनकी ड्रामेबाजियों के, इनकी सेल्फ प्रोजेक्शन के, इस प्रोजेक्ट के, ये आज भी 70 साल की उम्र में 40 साल के लोगों वाला बिहेव करते हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है और ये पूरी सोशल मीडिया टीमें लगाकर सिर्फ हमें ये दिखा रहे हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बड़ी पजीराई मिली। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पॉजिटिव बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं की। जब भी प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन विजिट्स होते हैं तो उसके बाद जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं वो बताते हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर के विजिट में कौन को क्या मिला, एलामिया, हमने कौन से टॉपिक पे बात, हमें इंटरनेशनली क्यों हमने गेन किया। उन्होंने 3 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी पजीराई मिली। फिर पजीराई वहां उनके सामने बाकी जो सरबराह मुमलिकत थे वो को दो जानों बैठे हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ देखें आप, सिंध में जितना इमदादी सामान सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए आ रहा है, वो यूएसए एड का हो, वो मिडिल ईस्ट से आ रहा हो, वो दीगर पाकिस्तानी भेज रहे हो, वो बाजारों में सेल हो रहा है। अभी इनके 3 लीडर्स के घर पे रेड किया है सिंध में, वहां से 3-3, 4-4 हजार बैग और पीपल्स पार्टी के लीडर्स, जी पीपल्स पार्टी के लीडर से। तो इससे बड़ी तकलीफ, इससे बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, इससे बड़ी हमारे लिए इन्हितात और पस्ती क्या होगी कि हम एक तरफ सैलाब ज़दगान के लिए जो मिलने वाली इमदाद है उस पर लूट मार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने गरीब को बिजली के बिलों, आटा, चीनी, घी, दाल के चक्कर पे डाल दिया। 3.5 साल ये कौम को सुनाते रहे महंगाई हो गई है जी, महंगाई मार्च करने जा रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, 2 वजारतें लेके, एक हज की और एक मवासलात की, कमीशन ज्यादा बनता है ना, खामोश हो गए। लॉन्ग मार्च करने गई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब हमजा शहबाज, कोई पता नहीं अब उनका लॉन्ग मार्च कहाँ है। लॉन्ग मार्च करने गए थे बिलावल जरदारी साहब कराची से 3,000 लोगों को लेकर। आज पूरा सिंध डूब गया, आज पूरा पाकिस्तान डूब रहा है। ये इस मुल्क में आटे की और रोटी के ऊपर जंग करवाना चाहते हैं। हमने कल पंजाब असेंबली सेशन भी कॉल किया हुआ है, कल रिकॉग्निशन है पंजाब असेंबली में। सबसे बड़ा पंजाब का सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपनी असेंबली में कल पूछेगा इस गवर्नमेंट से कि आपने किस कैपेसिटी में सिंध में गंदम का रेट 4,000 रुपए किया। ठीक है, बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। बाजवा साहब, महंगाई के इश्यूज तो यकीनन हैं और जहां पर महंगाई भी पहुंची हुई है, इतनी तो पहले कभी भी नहीं थी। हर शोबे में लोग पिस रहे हैं, लोगों के इतने बिजली के बिल आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चाहे हम जितनी मर्जी हमारी आमदनी बढ़ भी जाए, ये जिस रफ्तार से बिजली के बिल बढ़ रहे हैं उस रफ्तार पे तो हम कमा ही नहीं सकते। बढ़ा भी दी जाए हमारी आमदनी, फिर भी उतनी नहीं हो सकती है कि हम बिजली के बिल पूरे करें। तो हम खाएं या बिजली के बिल भरें? इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस वक्त महंगाई अपने अरूज पे है और गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल परेशान हाल है, बिल्कुल वो तंग है। उसके जितने एक्सपेंडिचर्स हैं इतनी उसकी इनकम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा जी। हर चीज की कोई ना कोई बिहाइंड चीज होती है, वजह होती है कि क्यों ये ऐसा काम हुआ है। क्या हमने इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी पॉलिसी वजह की हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे महंगाई बढ़ती हो? कतई तौर पे ऐसा नहीं है। जो एमओयू साइन होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, वो अफराद के दरमियान नहीं होते सर। तमाम एमओयू जो होते हैं वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उनके और स्टेट के दरमियान, रियासत के दरमियान एमओयू साइन होते हैं। जब इमरान न्यादी साहब को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आ रही है, और जब उनको इस बात का पता चल गया कि उनके घर को उन्हीं के चिराग से, उसके घर के चिराग से आग लग चुकी है, उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ चुके हैं, उनकी जो दूसरी साथी जमातें थी वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने जो एमओयूज आईएमएफ के साथ किए उनकी उन्होंने सरीहन खिलाफवर्जी की, ताकि जो नई आने वाली गवर्नमेंट होगी उसके राह में कांटे बिछाए जा सकें और पाकिस्तान की उन्होंने। अच्छा, चलें बाजवा साहब ये बता दें कि अब तो आईएमएफ से आपने जो मुआहिदा किया है वो नई टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, पिछली वाली तो बात खत्म हो गई। नहीं सर, मैं बिल्कुल कतन ऐसी बात नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा स्ट्रांग होती है अली मुमताज साहब। मैं अर्ज करूं
जो देखें, यही मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि जो एमओयूज होते हैं वो अफराद के दरमियान नहीं होते, वो स्टेट और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान होते हैं। ये आईएमएफ के साथ जो इन्होंने कंट्रैक्ट किया था उसी को फुलफिल किया है मुश्ता इस्माइल साहब ने। इस गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है कि आपके साथ जो कंट्रैक्ट हमारी गवर्नमेंट ने किए थे हम उनको उसको ओन करते हैं, और जो जो आपके साथ शराइत थी हम उन शराइत के तहत आपसे बकिया जो किस्त है वो लेंगे। जब हमने उन शराइत से एग्री किया है, उनकी कंटिन्यूटी को आगे कर दिया है, तो फिर उन्होंने हमें एक जो किस्त है वो बाजवा साहब, ये मामला कब तक चलेगा कि जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली वाली गवर्नमेंट की बात करती रहती है और अपनी सारी टर्म इसी में गुजार देती है कि जी पिछले वालों ने जो किया था। सर मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। सर इमरान न्याजी साहब, मैं पुरानी बात नहीं करता, मैं जब से वो गवर्नमेंट में आया उस वक्त की बात करता हूँ। वो एक ही बात करते रहे, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये पाकिस्तान से जायदादें बाहर हैं। यही एक गिरदान जो है वो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। क्या कोई नई बात करते हैं? जब 3.5 पौने 4 साल तक वो यही कहते रहे कि ये जी सारा खजाना खाली करके गए थे, इनके पाकिस्तान से पैसे ये बाहर लेके गए, उस वजह से ये महंगाई हो रही है, उस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है ठीक नहीं हो रही। तो मैं अर्ज करता हूं ये 3.5 पौने 4 साल तक ये काबू नहीं कर सके, तो हम 3 माह में या 6 माह में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या अपना जो ओथ लिया था, कि ओथ का क्या ओथ मैक्सिमम और मिनिमम ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ये कहता है कि मैं जाती मुफाद से बालातर होके पाकिस्तान के रियासत के मुफाद को तरजीह दूंगा। इन्होंने अपने उसकी खिलाफ वर्जी की और जो एमओयू साइन किए थे आईएमएफ के साथ उनकी खिलाफ वर्जी की। इन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और पेट्रोल को 10 रुपए कम कर दिया और डॉलर का रेट भी वहां तक ना लेके गए जहां तक इन्होंने आईएमएफ के साथ एमओयू साइन किए थे। ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा सर, ये सब चीजें नेट पे मौजूद हैं, गूगल पे मौजूद हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो थे, ये जो एमओयूज थे, इन शराइत पे इमरान न्याजी साहब की गवर्नमेंट ने आईएमएफ से कर्जा लिया था और इन शराइत की इन्होंने खिलाफ वर्जी की। उस वजह से आज पाकिस्तान की इकानमी जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। और आपने देखा नहीं कि जब आईएमएफ के साथ किस्त मिलने वाली थी तो इनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के जो उनके वजीर खजाना थे उनसे क्या बात की, और जो केपी के वजीर खजाना थे बाजवा साहब एक वक्फा ले लें हम जी, वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी नदीम कुरैशी साहब, आपके सामने सूरत हाल है, वही हो रहा है जो हमेशा होता है कि जो गवर्नमेंट आई होती है वो पिछली गवर्नमेंट की बात करती है और पिछली गवर्नमेंट जो है वो कहती है जी आने वाली गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और आने वाली गवर्नमेंट ने जो कर दिया है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 5 महीनों में जो उन्होंने कर दिया है वो हमने 3.5 साल में नहीं किया, और उनका ये कहना है कि जी हम तो वही कर रहे हैं जो पहले आपने 3.5 साल जो आपने बीज बोया था ये वही है जो सामने खुलकर आ रहा है। तो अब इस बहस में पढ़ के एक आम आदमी को तो इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा ना, कुछ ग्राउंड रियलिटीज की अगर बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जैसा कि पंजाब में आपकी नदीम कुरैशी साहब अब हुकूमत है, लेकिन ना 3.5 साल में आपसे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस सीधी हुई है ना अब आपसे हो रही है। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि शायद आपके पास आप अपनी उंगली को सीधा ही रखते हैं, घी को कई मरतबा निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, वो आपसे होती नहीं है। शायद आपके अंदर वो मैकेनिज्म ही नहीं है आपकी पार्टी में, या आपकी पार्टी की वो सोच ही नहीं है जिसका फायदा ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उठाती है। और उसकी कई मिसालें हैं। एक मिसाल, ताज़ा मिसाल है कि जहां पर एक एडिशनल सेशन जज ने हुक्म दिया एक FIR दर्ज करने का एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, मुतलका थाने ने उस दिन FIR दर्ज नहीं की जानबूझ के ताकि वो जाकर अदालत से स्टे ले लें। अदालत से उन्होंने स्टे ले लिया, नेक्स्ट डे 2 महीने तक स्टे चला। फिर हाई कोर्ट के जज ने उस रिट पिटिशन को खारिज किया, यानी कि उस स्टे को खारिज किया, और उन्होंने कहा कि जी जो एडिशनल सेशन जज ने, जस्टिस ऑफ पीस ने FIR का कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, वो हुक्म ठीक है, उस पर अमल दरामद किया जाए। उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं होता क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कटनी है, जिसकी वजह से वो जाके ब्यूरोक्रेट IG से भी मिला, CPO से भी मिला, RPO से भी मिला।
अगर महकमा पंजाब पुलिस इसी तरह से चलता रहेगा और आपकी हुकूमत में दोबारा आने के बावजूद वही सब होगा, तो आपकी हुकूमत में या फिर नून की हुकूमत में क्या फर्क है? कम से कम वो इनको सीधा करके तो रखते हैं ना। अली मुमताज साहब, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब की पिछले 22 साल की और बाद में 4 साल की जो स्ट्रगल थी, और अब बिलखुसूस अदम एतमाद के बाद जो स्ट्रगल है, वो है ही इस करप्ट, पोसीदा, फरसूदा और ताकतवर को सपोर्ट करने वाले और कमजोर और गरीब को मजीद कमजोर करने वाले सिस्टम के खिलाफ। मुझे ये पैसे वाक़े का नहीं पता, लेकिन मैं चूंकि ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं, मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बता रहा हूं कि पुलिस आपके कंट्रोल से, आपके काबू से बाहर है। पहले तो चलें बुजदार साहब थे कि जी बुजदार साहब जरा और तरह के आदमी हैं, नई एडमिनिस्ट्रेशन है वगैरह वगैरह। अब तो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और सारी काबीना पीटीआई की है। तो आपसे ये लोग बालातर हैं, बल्कि ये अदालतों से भी ऊपर हैं, अदालत को भी नहीं मानते ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। हम बुनियादी तौर पे सबके सब लोग जो इस मुल्क से प्यार करते हैं और इस मुल्क की और में रहने वाले लोगों की तकालीफ पर उड़ते हैं, जलते हैं, खिसकते हैं, वो सब इस सिस्टम के अगेंस्ट हैं। मैं तो सिस्टम के और बहुत सारे लैप्सेस को रोज देखता हूँ, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई रियायत होगी। आपने इसको पॉइंट आउट किया है, मैं इसको कल असेंबली में रेज करूंगा और इसको देखते हैं ये क्या इशू है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चल रही होती है साथ साथ। जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमने अब जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर की है उसके लिए एक मेरिट पॉलिसी बनाई है, कमेटी बनाई है। किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर ना कोई ट्रांसफर है ना कोई पोस्टिंग है। बहुत कोशिश की जा रही है कि आम आदमी को जिस हद तक सपोर्ट दिया जा सके इस सिस्टम में रहते हुए, क्योंकि अब फिलहाल अभी हम सिस्टम चेंज करने की पोजीशन में नहीं है। और अली, मैं एक बात बता दूं आपको, आज जो भी लोग तकालीफ में है वो इस बात का यकीन कर लें, इस बात पर पुख्ता यकीन कर लें, जब तक ये करप्ट सिस्टम जो चंद खानदानों को बेनिफिट देने के लिए इस मुल्क में राइज है, जो चंद इदारों को या ताकतवर लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस मुल्क में राइज है, ये आम आदमी के मसाइल का हल इस सिस्टम में नहीं है। ये फेल सिस्टम है। दूसरी चीज आपको अर्ज कर दूं, अभी ये पीएमएलएन के जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ी तकरीर की, इनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, जब इमरान खान साहब के खिलाफ 8 मार्च को तहरीक आदम एतमाद टेबल की गई, एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट लाने के लिए, एक वो गवर्नमेंट लाने के लिए कि जिनके अराकीन असेंबली को ये कहा करते थे ये चोर असेंबली है, फिर उन्हीं से लोगों को साथ मिलाया। जो लोग कहा करते थे ये तो जनाब हम वोट को इज्जत देने वाले लोग हैं, हम अब नजरियाती हो गए हैं, उन्होंने हमारे जीते हुए लोगों को जमीन फरोशी उनकी की, उनसे जमीन खरीदे, उनके शांगा मांगा के बाद से हाउस किया। उस वक्त पाकिस्तान में जब 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस आई है, 178 रुपए का डॉलर था। पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व आपके सामने है। इन्होंने कहा जी एमओयू साइन होता है गवर्नमेंट का और स्टेट का और डिफरेंट इदारों का, ये बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा और मैंने कई प्रोग्रामों में ये इल्तिजा की है, भाई वो एमओयू आप लोगों के सामने पब्लिक कर दें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ आईएमएफ के साथ मिलकर कोई साजिश की थी, आप बेनकाब कर दे, आप निकले लोगों की खवातीन के नाम लेने से और पोशाखाना केसों से बाहर, कोई जेन्युइन चीज को ग्राउंड रियलिटी तो देना। और अगर हमने कोई ज्यादती की थी तो आपको बड़े मुद्दे लोग हैं, हम तो दहशत गर्द हैं, खुदा न खास्ता हम तो गद्दार हैं, हमारे एसेट्स तो बैन मुल्क पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारी जदादें, हमारा सब कुछ तो इवन फील्ड के साथ रखा हुआ है। आपका तो कुछ भी नहीं है, आपके तो सारे मिले फैक्ट्रियां गुजरावाला, शेखुपुर और गुजरात में लगी हुई है। आपकी सारी प्रॉपर्टीज तो कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में है। आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है पानामा से, आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है चेकोस्लोवाकिया से, आपका कोई ताल्लुक नहीं है स्पेन से, आपकी लोगों की तो कोई प्रॉपर्टी दुबई में नहीं है। तो भाई आप वहीं पे वतन लोग हैं, आप उन एग्रीमेंट्स को खत्म कर दें, आप हमारे खिलाफ केसेस करें, हमें लेकर जाए कोर्ट्स में बतौर एक पार्टी के जिन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया था। मैं 6 माह सुनता रहा और यकीन करें मुझे कभी कभी यकीन हो जाता था शायद ऐसा हो कि जी इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक पाकिस्तान के यहूदियों को दे दिया। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है ना वो यहूदी में नकाब हुआ है जिसको स्टेट बैंक दिया, ना वो पॉलिसी सामने आई है। चले हम तो बतौर जमात कौमी असेंबली में नहीं है, आप लोग बैठे हैं या आपके वो बगल बच्चे बैठे हुए 20-22 लोटे, आप उनके सामने ये सारी चीजें ले आए। चलो नेशनल असेंबली के फ्लोर से पता चल जाएगा हमें कि इमरान खान मुल्क के आपके मर्जी के चुने हुए लोग यानी कि जो कि पंजाब में भी था ना आपका पसंदीदा ब्यूरोक्रेट,
जब पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा बनी यहाँ पंजाब में, तो उन ब्यूरोक्रेट्स को आपने अपने पास इस्लामाबाद बुला लिया। हत्ता कि जो आपके यहाँ पर वुज़रा थे, जैसे कि अता तारिर साहब थे, मलिक अहमद खान साहब थे, इनको भी आपने वहाँ विफाक में बुलाकर एडजस्ट कर लिया। यानी कि आपने अपनी वहाँ पर बेहतरीन टीम, मजबूत टीम आपने बना ली। तो ये मजबूत टीम जो है वो तमाम एमओयूज जो थे, एक तो ये कि खुलकर वो जरा सामने तफसील रखी जाए, शेयर किए जाए, आवाम के साथ बताया जाए ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। दूसरा ये कि माशाल्लाह सर, जितना हम पर कर्जा चढ़ा हुआ है या जितना हम ये कर्जा ले रहे हैं, अगर जितनी माशाल्लाह लीडरान की दौलत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। एक दफा जरा मुखय्यर हजरात को भी कॉल देंगे तो देखें मुखय्यर हजरात किस तरह पैसा देते हैं। देखिए, बात यह है कि जो लोग पॉलिटिकल, देखें, अभी आपने भी बात की कि बैरून मुल्क से पैसे या दूसरे ऐसे लोगों से पैसे आ जाएं जो मुखय्यर हजरात हैं, तो मैं अर्ज करता हूँ इस तरह जो पॉलिसियां है ना, इस तरह मुल्क तो नहीं चलाया जा सकता। मिसाल सर, क्या मतलब मांग के मुल्क चलाएंगे अब हम? मतलब हम ये कहेंगे कि मांग कर मुल्क चल सकता है, अपनी जेब से निकाल के पैसा नहीं लगा सकते हैं मुल्क पर? नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ सर, मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, ये कहते हैं पीटीए वाले कि हमने पहले दिन उन्होंने कहा जी हमने 5.5 अरब रुपए जमा किए हैं टेलीफोन के जरिए। फिर उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए हमने जमा किए हैं। सर, वो 10 अरब रुपए कहां पर है? वो 5.5 अरब रुपए कहां पर है? और मुझे ये बता दें इनसे पूछ के कि वो कितने पैसे हैं जो आपके अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है जी, लेकिन मैं फिर भी इस बात को इग्नोर करके मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी तजवीज है ये बड़ी अच्छी तजवीज है कि जो सरमायादार लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उनसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो लोग पैसे देंगे या जो देना चाहेंगे वो कुछ ना कुछ कोई स्कीम मांगेंगे, कोई कहेंगे कि हमें इसमें आप रिलैक्स करें इनकम टैक्स में या सेल्स टैक्स की मद में या किसी और तरीके में, वो जो इम्पोर्ट होगी या उनकी जो वो फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी बातें जो है ये एक ही सांस में आप नहीं कर सकते। हमने तो इसके मुतालिक कई दफा तमाम लोगों से ये भी कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब जब पहले दिन उन्होंने स्पीच दी बतौर अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जमातों को हम जो मिसाके मईशत है वो करने को तैयार है। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम मिसाके मईशत करने को तैयार है। लेकिन दूसरी बात, मिसाके मईशत अगर मुल्क के लिए है तो दोबारा से कुछ ऐसी आप मिसाक की बात कर सकते हैं कि ताकि ये जो भी मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल है इसको खत्म किया जाए। मैं अर्ज करता हूँ, मैं इसी तरफ भी आता हूँ। सर देखिए, बात यह है कि अभी मेरे भाई ने, कुरैशी साहब ने बात की कि पनामा के मुतल्लिक और सजा के मुतल्लिक। मैं अर्ज करता हूँ कि पनामा पेपर्स में आज तक भी मियां नवाज शरीफ साहब का अपना नाम पनामा पेपर्स में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको ट्राई किया गया और जो बकिया लोग थे 499 उनमें से किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की किसी भी किस्म की कोई करप्शन नहीं पकड़ी गई। कहीं उनका जो ये एक बात में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इस बात पे सीट से डी सीट कर दिया गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी पर मंथ 10,000 दिरहम, तो वो आपने उससे नहीं ली, हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। और ये सब बातें इमरान न्याजी साहब ने, जो हाशमी साहब थे, जावेद हाशमी साहब, जिनको पहले ये बागी कहते थे, फिर जब वो वापस, ठीक है, मैं खैर इसका जवाब दे सकता था। ये जो तनख्वाह ना लेने वाली बात है, इसका भी फवाद चौधरी साहब ने भी पिछले दिनों में जवाब दिया था, वजाहत दी थी, बल्कि इमरान खान साहब ने भी दी थी। नदीम कुरैशी साहब भी इसका रिस्पॉन्ड करें तो बेहतर है, लेकिन वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। तो ये जो आपने बात की ना सर अभी बाजवा साहब, कि नवाज शरीफ साहब को सजा इस बात की दी गई कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, तनख्वाह क्यों नहीं ली, तो उस पर पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से यही आया था पॉइंट ऑफ व्यू कि जी यही तो तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि आप वहां पर जाके कंपनीज बनाते हैं, कंपनीज के फिर आप खुद डायरेक्टर्स में शामिल हो जाते हैं या आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीकाकार है और ये एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता रहा है कई साल तक। इस पर बात होगी जी, नदीम कुरैशी साहब अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब, इसी पॉइंट से जरा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जो अभी वक्फे से पहले आसिफ बाजवा साहब कह रहे थे। बाजवा साहब क्या कहना था कि जी नवाज शरीफ साहब को सजा इस बात की दी गई कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, वो तनख्वाह क्यों नहीं ली? ये बड़े सादा लोग हैं, बड़े भोले और मासूम है। ये समझते हैं शायद के सामने बैठे हुए लोगों को चीजें समझ नहीं आती। ये हर जगह ये तारीखी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी अपना नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। कितना बड़ा जुर्म हुआ जी ये मतलब जंग अजीम दोम के बाद दूसरा बड़ा जुर्म हुआ इस पर। भाई जब आप अपने आप को, आप एक मुल्क के वजीर आज़म हो और दूसरे मुल्क में अकामा लेकर अपने आप को आप मैनेजर शो करें, अदालत आपसे पूछ रही है कि आप अकामे के तहत फलां मुल्क में मैनेजर थे फलां कंपनी के, तो अगर आप मैनेजर थे तो आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली? इसका मतलब है आपका वो अकामा या वो आपका एग्रीमेंट या वो जो आपकी ऑफशोर कंपनी थी वो सिर्फ पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। आज से कुछ अरसा पहले मरियम नवाज की स्टेटमेंट सामने है, पूरी दुनिया के साथ उन्होंने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और बाद में उनके भाई हुसैन नवाज साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन मरियम नवाज साहब इसकी ओनर है, बेनिफिशियरी ओनर है इसकी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा क्या तो लोग हंसते हैं बातों पर। ना ऐसा करें। आप इतने बड़े अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, आप मुल्क के कलीदी ओहदों पर फाइज रहे, 3 बार वजीर आज़म रहे। यकीन करें अली साहब, मैं किसी की जात को डिस्कस करते हुए मुझे वैसे तकलीफ होती है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बड़ा नदीम कुरैशी साहब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, इस पर आ जाते हैं ना कि अब मसले का हल क्या निकाला जाए। एक तो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर एक मामला चल रहा है। अली साहब मेरी बात सुन लें। जी अली साहब प्लीज एक सेकंड। सर क्या मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया इन्होंने? जी बाजवा साहब, क्या जो मेरा क्वेश्चन था कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की बिना पर डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या इस बात का जवाब आ गया? जी वो इसी बात पर जवाब दे रहे थे ना नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने यही तो बताया है। और फिर आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उस पर जरा ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि ज्यादा वो कहते हैं, मैं उनके मुताबिक वो समझते हैं कि जाती बात नहीं करनी चाहिए। नहीं देखिए अली साहब, मैं सवाल कर रहा था। चले आप वो बोल रहे हैं बाजवा साहब, सुन लें आपके लिए बोलने लगे। मैंने अली साहब ये कहा कि मैं जातों को डिस्कस इसलिए नहीं करता कि हर शख्स की फैन फॉलोइंग है, लेकिन मुझे बतौर एक आम पाकिस्तानी की बड़ी हैरानी होती है जो शख्स पाकिस्तान का 3 बार वजीर आज़म रहा और वो इतनी बड़ी जायदाद लंदन में बना रहे हैं, इवन फील्ड में, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो वो वसाइल वो जरिए थे जिनकी वजह से हमने ये जायदादें बनाई और बाद में कोर्ट में कतरी खत पेश कर दिया। अब इस टॉपिक को जितना मर्जी करते रहे, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मैं बाजवा साहब से पूछता हूँ, ये बता दें कि जी जब उन्होंने अपने बेटे की कंपनी में जॉब की हुई थी, तनख्वाह उन्होंने क्यों नहीं ली और जॉब क्यों की? अगर वो पाकिस्तान के वजीर आज़म, ये भी तो हो सकता है ना, बेटा है तो तनख्वाह नहीं ली, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये देखे ना, यही मुझे मौका दे। जरा बाजवा साहब क्विकली 20 सेकंड्स में आप जवाब देते हैं क्योंकि नदीम कुरैशी साहब का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जी बाजवा साहब, जवाब ये है सर कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने उस अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की, नंबर 1। और मैं ये कहता हूं कि वो कहते हैं ना कि वो वीजा क्यों लिया। सर वो वीजा इसलिए होता है कि ये जो स्टेट्स हैं ये यहाँ पे किसी को 5-10 साल का वीजा नहीं देते। जब आप इस तरह का कोई वीजा निकालते हैं जॉब वगैरह का, तो फिर वो आपको परमानेंट वीजा देते हैं। और लोगों को, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको वहां पे आने जाने में आसानी रहती है, इस वजह से उन्होंने उस कंपनी का वीजा लिया हुआ था। एक आम आदमी इस तरह की आसानियां तलाश करे तो समझ में आता है। एक ऐसी शख्सियत जो मुल्क के वजीर आजम 2 मरतबा 3 मरतबा रहे हों, उनको क्या ये, उनके लिए क्या मानी रखते हैं ये वीजे किसी भी मुल्क के? उनका अपना मुल्क, उनके लिए सब कुछ है। हर मुल्क में आने जाने के लिए एक तरीकाकार है सर, उसके तहत सर वीजा लगवाएं सर, वो जो 96 घंटे का वीजा होता है लगवाएं, आराम से तसल्ली से जाएं। 12-13 घंटे 14 घंटे पहले वीजा लग जाता है। चलें जी 24 घंटे कर लें आप। जी कुरैशी साहब कंक्लूड करें जरा। जी बाजवा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाजवा साहब कुछ कह लें फिर आप, मैं ताकि नदीम कुरैशी साहब की तरफ जाऊं। जी ठीक है, नदीम साहब बात करें। जी नदीम साहब। अली साहब मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, आपने कहा जी कंक्लूड करें, मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूँ। पाकिस्तानी अवाम आपके मीडिया की इस बहुत बड़ी एक जो सहूलत लोगों को मिल गई है, लोगों की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मादी की निस्बत बहुत ज्यादा। फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, सोशल मीडिया का इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है हमारी जिंदगियों में
अब हर आम आदमी भी मुझ जैसा एक कम फहम, कम अकल, कम पढ़ा लिखा शख्स की चीजों को बहुत बेहतर समझ रहा होता है। अब बातों से काम नहीं चलेंगे। अब ये सिर्फ गटर के पानी में लॉन्ग शूज पहनकर और सर पे हैट रख के ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेंगे। अब मुल्क को, पंजाब को साफ पानी दिए बगैर अरबों रुपए की ऑरेंज चेन बनाने और मेट्रो पे अरबों रुपए जाया करने से काम नहीं चलेंगे। अब लोग क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन इमरान खान से नहीं करते हैं, नदीम कुरैशी से नहीं करते हैं, और आप तो हम सबसे करते हैं। अब इस मुल्क के मसाइल का हल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आजाद, शफाफ, गैर जानेदाराना इंतखाबात है, ताकि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब करें, अपने मर्जी के लोगों को इख्तियार दें, उनको इस काबिल करें कि वो पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें। सर मुझे ये बता दें नदीम साहब, अली साहब, ये बता दें, ये 4.25 साल गवर्नमेंट की है इन्होंने, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दे जो इन्होंने पंजाब में लगाया। सर ये बताने लगेंगे तो प्रोग्राम के लिए मजीद टाइम चाहिए होगा सर। टाइम मजीद रह नहीं गया बाजवा साहब। अगली मरतबा बता सकता हूँ सर, अगली मरतबा कर लेंगे, वक्त पीछे रह नहीं गया, वरना मैं नदीम कुरैशी साहब से जरूर पूछता। पहले भी कई मरतबा हमने पूछा, 3.5 साल पूछते रहे, फिर पूछ लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। नदीम कुरैशी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और आसिफ बाजवा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।